आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो एक कमाल की कहानी बताते हैं। हाँ। कैसे एक बिजनेस जो सिर्फ मुनाफा कमाने भारत आया था, देखते ही देखते यहाँ का शासक बन बैठा। हाँ, और अक्सर हमें लगता है कि अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने का कोई बहुत बड़ा सोचा समझा प्लान बनाया होगा। बिल्कुल। लेकिन क्या सच में ऐसा था, या फिर ये सब मतलब एक के बाद एक होते गए हादसों और गलतियों का नतीजा था? और जिसकी शुरुआत एक कंपनी के दिवालिया होने से हुई। हाँ, तो हमारे पास एनसीईआरटी नोट से लेकर एकेडमिक जर्नल और विकिपीडिया के लेख तक हैं। आज हम इन सबको मिलाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बदलाव हुआ कैसे। जी। कहानी शुरू होगी बंगाल की एक बहुत ही अजीब व्यवस्था से, जिसे दोहरी सरकार कहते हैं। और फिर हम देखेंगे कि कैसे 1773 और 1784 के दो कानूनों ने भारत में ब्रिटिश राज की असल नींव रखी। सही। और ये अपने आप में एक दिलचस्प पहेली है। कैसे एक कंपनी के कुप्रबंधन और लालच ने ब्रिटिश सरकार को इस मामले में दखल देने पर मजबूर कर दिया। और कैसे उस दखलंदाजी के चलते अनजाने में ही भारत में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा तैयार हो गया, जो बाद में साम्राज्य का आधार बना। चलिए, तो फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं 18वीं सदी के बंगाल से। जी। उस वक्त बंगाल, जैसा कि हम जानते हैं, भारत का सबसे अमीर सूबा था। 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी वहां की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। बिल्कुल, वो जैसे चाहती नवाब बनाती, लेकिन अब सवाल था कि आगे क्या। हाँ, आगे क्या? तो बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि हुई। अच्छा। और इस संधि ने सब कुछ बदल दिया। इसका सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। दीवानी अधिकार, ये शब्द हम इतिहास की किताबों में बहुत पढ़ते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब क्या था? क्या कंपनी अब टैक्स वसूलने वाली थी? हाँ, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं। दीवानी अधिकार में दो बड़ी चीजें शामिल थीं। ओके। पहला, जैसा आपने कहा, राजस्व यानी टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार। और दूसरा, दीवानी न्याय यानी सिविल मामलों में इंसाफ करने का अधिकार। यानी पैसा और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों कंपनी के हाथ में आ गए। ठीक है, तो पैसा और सिविल मामले कंपनी के पास, लेकिन कानून व्यवस्था, पुलिस, फौजदारी मामले यानी निजामत, उसका क्या हुआ? वो तो नवाब के पास ही रहा होगा। कागज पर तो हाँ, लेकिन असली में नहीं। अच्छा। यही तो सारा खेल हुआ। 1765 में ही नवाब मीर जाफर की मौत के बाद कंपनी ने उनके बेटे नजमुद्दौला से एक और संधि की। इसके तहत कंपनी को नायब सूबेदार को नॉमिनेट करने का अधिकार मिल गया, और ये नायब सूबेदार ही नवाब की तरफ से निजामत के सारे काम देखता था। तो मतलब निजामत पर भी कंपनी का ही कंट्रोल था, बस चेहरा नवाब का था। बिल्कुल। अरे वाह! तो पैसा भी कंपनी के हाथ में और पुलिस प्रशासन भी कंपनी के इशारे पर। इसी को दोहरी सरकार या ड्यूल गवर्नमेंट कहा गया। एकदम सही। और इसे ऐसे समझें कि कंपनी ने गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, एक्सेलरेटर और ब्रेक सब अपने हाथ में ले लिया था। और ड्राइवर की सीट पर नवाब को बिठा दिया। हाँ, और अगर कोई एक्सीडेंट होता तो सारी जिम्मेदारी ड्राइवर यानी नवाब की थी। मतलब ताकत कंपनी की, जिम्मेदारी नवाब की। कंपनी के पास सारी ताकत थी, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं। और नवाब के कंधे पर सारी जिम्मेदारियां थी, पर उसके पास कोई ताकत नहीं थी। ये तो लूटने के लिए बनाया गया एक परफेक्ट सिस्टम लगता है। हाई। एक ऐसा सिस्टम जहां सिर्फ मुनाफा आपका हो और नुकसान किसी और का। वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। इसका अंजाम क्या हुआ? अंजाम बहुत बहुत भयानक हुआ। बंगाल, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। कंपनी के अधिकारी और उनके एजेंट किसानों और कारीगरों से मनमाना टैक्स वसूल थे। और सारा पैसा लंदन जा रहा था, लेकिन बंगाल में विकास के नाम पर एक पैसा भी खर्च नहीं हो रहा था। और हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इस लूट का सबसे दर्दनाक नतीजा 1770 में देखने को मिला। बंगाल का भयानक अकाल। जी, वो सिर्फ एक अकाल नहीं था, वो एक मानव निर्मित त्रासदी थी। मानव निर्मित? हाँ, अनुमान है कि उस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी यानी करीब 1 करोड़ लोग मारे गए। 1 करोड़? जी। जब फसलें बर्बाद हो रही थीं, तब भी कंपनी के लोग बेरहमी से टैक्स वसूल रहे थे। इस त्रासदी की खबरें जब यूरोप पहुंची, तो कंपनी की बहुत बदनामी हुई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है। जो कंपनी बंगाल को इस बुरी तरह लूट रही थी, वो खुद 2 साल बाद 1772 में दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। ये कैसे हुआ? ये अपने आप में एक बड़ा सबक है। जब आप उस सिस्टम को ही तबाह कर देते हैं जो आपको पैसा दे रहा है,
तो आप खुद कैसे बचेंगे? सही बात है। जब किसान और कारीगरी मर गए तो कंपनी टैक्स किससे वसूलती? ऊपर से कंपनी के कर्मचारी खुद तो निजी व्यापार करके अमीर हो रहे थे, लेकिन कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि कंपनी को ब्रिटिश सरकार के सामने हाथ फैलाना पड़ा और 1 मिलियन पाउंड के भारी भरकम कर्ज की मांग करनी पड़ी। तो अब लंदन में बैठे लोगों के लिए ये कंपनी एक सिरदर्द बन चुकी थी। बिल्कुल। एक तरफ वो कर्जा मांग रही थी, दूसरी तरफ उसके कुप्रबंधन से बंगाल में लाखों लोग मर रहे थे। सरकार के पास दखल देने के अलावा कोई चारा नहीं था। सही पकड़ा आपने। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। हाँ, ब्रिटिश सरकार ने कहा ठीक है, हम कर्ज तो दे देंगे, लेकिन अब से कंपनी कैसे काम करेगी इसके नियम हम बनाएंगे। इसी सोच के साथ 1772 में बंगाल की दोहरी सरकार को खत्म कर दिया गया और 1773 में प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने रेगुलेटिंग एक्ट पेश किया। तो ये किसी प्राइवेट कंपनी के मामलों को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया पहला बड़ा कानून था। जी। क्या यहीं से वो लकीर धुंधली होने लगी थी जो एक कंपनी और एक सरकार के बीच होती है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। नाम रेगुलेटिंग एक्ट था, लेकिन काम गवर्निंग एक्ट वाला था। चलिए इसके मुख्य पॉइंट्स देखते हैं। पहला, बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ओके। और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर उसके अधीन आ गए। ये भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की पहली कोशिश थी। और इस गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल भी बनाई गई। सुनने में तो ये टीम वर्क जैसा लगता है। हाँ, लेकिन यही इस एक्ट की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। कैसे? गवर्नर जनरल के पास अपनी काउंसिल के फैसले को वीटो करने यानी खारिज करने की ताकत नहीं थी। सारे फैसले बहुमत से होते थे। काउंसिल के सदस्य, खासकर फिलिप फ्रांसिस, अक्सर वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ गुट बना लेते और उसके फैसलों को पलट देते। मतलब टॉपर ही लड़ाई चल रही थी। लड़ाई तो छोटा शब्द है, ये टकराव सिर्फ मीटिंग रूम तक ही सीमित नहीं था। अच्छा। वॉरेन हेस्टिंग्स और फिलिप फ्रांसिस के बीच दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि अगस्त 1780 में दोनों ने कलकत्ता में बकायदा एक दूसरे पर गोलियां चलाईं, एक ड्यूल लड़ा। अरे, ये तो कमाल की बात है। मतलब टॉप के अधिकारी सरेआम एक दूसरे की जान लेने पर तुले थे। जी, इससे अंदाजा लगता है कि सिस्टम कितना टूटा हुआ था। वाकई। अच्छा, इस एक्ट में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाने की भी बात थी। हाँ। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। कंपनी के कर्मचारी रिश्वत ले रहे थे तो उन पर रोक लगाना समझ आता है, लेकिन इसके लिए कलकत्ता में एक पूरा सुप्रीम कोर्ट बना देना, ये तो बहुत बड़ा कदम था। क्या भ्रष्टाचार सिर्फ एक बहाना था और असली मकसद कुछ और था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ऊपरी तौर पर मकसद था अंग्रेजी न्याय लाना और कंपनी के अधिकारियों को काबू में रखना। ठीक है। सर एलिजा इम्पे पहले चीफ जस्टिस बने। ठीक है। लेकिन इसने एक नई समस्या खड़ी कर दी। सबसे बड़ा सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट किस कानून के हिसाब से चलेगा। क्या वो इंग्लैंड का कानून भारत में लागू करेगा? और किस पर लागू करेगा? सिर्फ अंग्रेजों पर या भारतीयों पर भी? और इसी वजह से टकराव हुआ होगा। बहुत बड़ा टकराव। गवर्नर जनरल की काउंसिल जो कंपनी के नियमों से चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट जो ब्रिटिश कानून की बात कर रहा था, दोनों के बीच टन गई। तो रेगुलेटिंग एक्ट ने समस्याओं को सुलझाने की बजाय और उलझा दिया। बिल्कुल। गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल से लड़ रहा है और काउंसिल सुप्रीम कोर्ट से। मतलब पूरा सिस्टम ही जाम था। हाँ, ये एक अधूरा सुधार था। इसने बीमारियों का तशखीस तो किया पर दवा गलत दे दी। इसीलिए इस मेस को साफ करने के लिए एक और बड़े सुधार की जरूरत पड़ी। तो इस पहली नाकाम कोशिश के बाद ब्रिटिश सरकार ने दूसरा और शायद ज्यादा सोचा समझा कदम उठाया। 1781 में एक छोटा संशोधक अधिनियम आया, लेकिन असली बड़ा बदलाव 1784 में आया, पिट्स इंडिया एक्ट। जी, पिट्स इंडिया एक्ट। इसका नाम ब्रिटेन के उस वक्त के युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पे रखा गया था। और इस एक्ट ने क्या किया? इस एक्ट ने वो किया जो रेगुलेटिंग एक्ट नहीं कर पाया था। इसने भारत पर ब्रिटिश कंट्रोल का एक मजबूत और साफ सुथरा ढांचा तैयार किया। अच्छा। इसे दोहरा नियंत्रण या ड्यूअल कंट्रोल का सिस्टम कहते हैं। दोहरा नियंत्रण, पहले दोहरी सरकार और अब दोहरा नियंत्रण। ये अंग्रेज दोहरे सिस्टम के पीछे क्यों पड़े थे? ये कैसे काम करता था? ये पहले वाले से बिल्कुल अलग था। पिट्स इंडिया एक्ट ने पहली बार कंपनी के कामों को 2 हिस्सों में साफ साफ बांट दिया। 2 हिस्से कौन से? पहला व्यावसायिक यानी कमर्शियल काम और दूसरा राजनीतिक यानी पॉलिटिकल काम। इसे किसी उदाहरण से समझाइए। इसे ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़ी कंपनी है। लंदन में बैठे कंपनी के पुराने मालिक यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से कहा गया
कि अब से आप सिर्फ कंपनी का बिजनेस देखिए। मतलब माल खरीदना, बेचना, जहाजों का हिसाब किताब? बिल्कुल। लेकिन भारत में शासन कैसे चलेगा, लड़ाई किससे होगी, संधि किससे होगी, टैक्स कितना लगेगा, हाँ। इन सभी राजनीतिक, सैनिक और राजस्व के मामलों के लिए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में ही एक और बॉडी बना दी, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। अच्छा, तो एक बोर्ड बिजनेस देख रहा है और दूसरा बोर्ड राजनीति। लेकिन असली ताकत किसके पास थी? जाहिर है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। क्यों? क्योंकि उसका अध्यक्ष ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री होता था। मतलब अब भारत के मामले सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में आ गए थे। और कंपनी सिर्फ एक मुखौटा रह गई थी, जिसके जरिए ब्रिटिश सरकार भारत पर राज कर रही थी। तो यहीं आकर वो पर्दा पूरी तरह हट जाता है। हाँ, और इस एक्ट की एक लाइन इस बात को साफ कर देती है। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इस एक्ट में पहली बार भारत में कंपनी के इलाकों को आधिकारिक तौर पर भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। जी, ये सिर्फ शब्दों का फेर नहीं था, ये सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब ये कंपनी की जमीन नहीं, बल्कि ब्रिटिश ताज की संपत्ति थी। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल वाली समस्या को कैसे सुलझाया, जो वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ हो रहा था? 2 बड़े बदलाव किए गए। पहला, गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। अच्छा, इससे क्या हुआ? इससे गवर्नर जनरल के लिए अपने पक्ष में बहुमत जुटाना आसान हो गया। दूसरा, बॉम्बे और मद्रास पर बंगाल का नियंत्रण और सख्त कर दिया गया। तो कलकत्ता राजधानी बन गया। अब कलकत्ता सही मायनों में भारत में ब्रिटिश राज की राजधानी बन गया था। इस नए सिस्टम ने गवर्नर जनरल को बहुत शक्तिशाली बना दिया और ये व्यवस्था अगले 70 सालों तक 1858 तक चलती रही। तो अगर हम पूरी कहानी को एक साथ देखें तो ये एक चेन रिएक्शन जैसा लगता है। बंगाल में एक अराजक दोहरी सरकार बनाई गई, जिससे भयानक अकाल पड़ा और कंपनी दिवालिया हो गई। हाँ। उस दिवालियापन से बचने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, जो खुद कई खामियों से भरा था। बिल्कुल। और फिर उन खामियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसने असल में भारत पर सरकारी नियंत्रण की मोहर लगा दी। बिल्कुल, ये कोई ग्रैंड स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये एक संकट से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की एक श्रृंखला थी। हर कदम अगले संकट को जन्म दे रहा था और हर समाधान ब्रिटिश सरकार के शिकंजे को और कसता जा रहा था। तो एक कमर्शियल कंपनी की बैलेंस शीट को ठीक करने की कोशिश में ब्रिटिश संसद ने अनजाने में ही एक साम्राज्य की नींव डाल दी। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे शुरुआती सवाल पर वापस लौटते हैं। क्या ये एक अनइंटेंडेड यानी अनियोजित साम्राज्य था? इन घटनाओं को देखकर तो यही लगता है कि ये इरादे से ज्यादा हालात की देन थी। हाँ। और ये सोचने वाली बात है जो हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाती हैं। हाँ, कि जिन ढांचों को अंग्रेजों ने 18वीं सदी में अपनी प्रशासनिक समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाया था, एक मजबूत केंद्रीय सत्ता, एक गवर्नर जनरल, एक सुप्रीम कोर्ट, आज भी भारतीय प्रशासन और न्यायपालिका की रीढ़ की हड्डी में कहीं न कहीं जिंदा है। सही बात है। एक व्यवस्था जो औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए डिजाइन की गई थी, वो एक आजाद लोकतांत्रिक देश के तंत्र में कैसे और किस रूप में ढल जाती है। ये इतिहास का एक बड़ा और पेचीदा सवाल है।